हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमारा चल रहा है क्लास 12 के बायोलॉजी का दूसरा अध्याय जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। तो आज इस अध्याय का हमारा 12वां पार्ट होने वाला है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 11 पार्ट कंप्लीट कर रखे हैं इस चैप्टर के। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल के पेज में जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के सेशन में हम बात करेंगे भ्रूणपोष के प्रकार, यानी कि जो एंडोस्पर्म हमारा बना था उसके हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, किन किन तरीके के हो सकते हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरीके से एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आप लोग इस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि आपको हर एक बात अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, भ्रूणपोष के प्रकार। जो हमारा इंडोस्पर्म बना था, जो कि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, उसके हम प्रकार को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला टाइप याद रखिएगा, जो भ्रूणपोष होता है उसका पहला प्रकार है केंद्रकीय भ्रूणपोष, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। अब ये जो केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है, इसमें आप इस फिगर में देख लेंगे कि ये क्या है, भ्रूणपोष है, जिसके अंदर आपको ढेर सारे क्या दिख रहे हैं, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक दिख रहे हैं। अब ये न्यूक्लियस क्या होते हैं, इनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है और वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है, यानी कि स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन करता है, जिसकी वजह से इस भ्रूणपोष में ढेर सारे केंद्रक बन जाते हैं। अब ढेर सारे केंद्रक बन जाते हैं, इनके ऊपर जो बोल सकते हैं कोशिका झिल्ली होता है उसका निर्माण नहीं होता है। इसी वजह से ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, यानी कि द्रव व्यवस्था में होते हैं। दैट्स वाई इन्हें क्या बोला जाता है, केंद्रकीय भ्रूणपोष बोला जाता है। आप एग्जांपल याद रखिएगा कि आपने नारियल का देखा, नारियल को देखा होगा, और नारियल में जो तरल होता है यानी कि जो पीने वाला लिक्विड फॉर्म होता है, तरल में पानी होता है नारियल का, वो किसका एग्जांपल है, वो एग्जांपल है केंद्रकीय भ्रूणपोष या न्यूक्लियर इंडोस्पर्म का। क्लियर है इतनी बात। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार। तो दूसरा प्रकार होता है कोशिकीय भ्रूणपोष, या इसे हम बोलते हैं सेलुलर इंडोस्पर्म। अब ये जो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है, इसमें आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले केंद्रक विभाजन तो होता है इस भ्रूणपोष के अंदर। उन केंद्रकों के ऊपर बाद में क्या हो जाता है, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन का लेयर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये कोशिकीय अवस्था में आ जाते हैं। आप इसके बारे में याद रखिएगा कि जो नारियल का खाने योग्य सफेद भाग होता है, वो किसका एग्जाम्पल होता है, कि कोशिकीय भ्रूणपोष या सेलुलर इंडोस्पर्म का। आप अब देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है कोशिका झिल्ली का निर्माण। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक केंद्र के ऊपर कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाता है, किसके अंदर, कोशिकीय भ्रूणपोष के अंदर। अब तीसरा प्रकार होता है माध्यमिक या हाइलोबियल भ्रूणपोष। अब ये जो माध्यमिक या हाइलोबियल भ्रूणपोष होता है, ये याद रखिएगा, ये केंद्रकीय और कोशिकीय इन दोनों भ्रूणपोष का मिश्रण होता है, यानी कि इसमें कुछ भाग कोशिकीय भ्रूणपोष के होंगे तो कुछ भाग केंद्रकीय भ्रूणपोष के होंगे, इसीलिए इसे माध्यमिक भ्रूणपोष बोलते हैं, या इंग्लिश में इसे हाइलोबियल इंडोस्पर्म बोला जाता है। याद रखिएगा, जो आपके स्पोडरस एक पौधा होता है, उसके जो फल होते हैं उसमें कैसा भ्रूणपोष पाया जाता है, याद रखिएगा, उसमें आपका माध्यमिक या हाइलोबियल भ्रूणपोष देखने को मिलेगा। तो ये तीन प्रकार तक इसके भ्रूणपोष के। अब हम देखने वाले हैं कि भ्रूण का विकास किस तरीके से होता है, एक बीजपत्री पौधों में भी देखेंगे और द्विबीजपत्री पौधों में भी देखेंगे। क्लियर है इतनी बात। अब सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि जो भ्रूण का अध्ययन होता है, यानी कि जिसके अंदर हम भ्रूण का अध्ययन करते हैं, उसे हम बोलते हैं भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी। तो याद रखिएगा, भ्रूण का अध्ययन कहाँ किया जाता है, एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूण विज्ञान के अंदर किया जाता है। अब दूसरा बात, जो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं वो कौन है, तो याद रखिएगा उनका नाम है पंचानन माहेश्वरी। ये क्वेश्चन जो है आपसे बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये दो टॉपिक आप लोग याद रखेंगे, भ्रूण का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूण विज्ञान कहलाता है, और दूसरा भ्रूण विज्ञान के जनक पंचानन माहेश्वरी है, जो कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कहलाते हैं। अब आइए सबसे पहले बात करते हैं द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास किस तरीके से होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब निषेचन हो जाता है, यानी कि द्विनिषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है पौधों में, तो याद रखिएगा उससे बनता है क्या, युग्मनज बन रहा था, युग्मनज यानी कि जाइगोट बन रहा था। और जाइगोट के ऊपर बाद में क्या होता है, सेलुलोज का आवरण चढ़ जाता है, या कह सकते हैं कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो जब कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है इस युग्मनज के ऊपर, तो ये संरचना कहलाती है निषिक्तांड या ऊस्पोर। तो निषिक्तांड किससे बना है, युग्मनज से बना है। और कैसे बना था, जब युग्मनज के ऊपर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है तो इससे बनता है निषिक्तांड या ऊस्पोर। अब याद रखिएगा, इस ऊस्पोर में होने वाला है विभाजन। विभाजन से क्या होगा, ये दो कोशिकाएं बनाएगा। कौन, जो आपका निषिक्तांड बना है ये दो कोशिकाएं बनाएगा। सबसे पहला होगा ऊपर का जो छोटी कोशिका दिख रही है, इसे हम बोलते हैं भुड़ीय कोशिका, और जो नीचे आपको ब्लू कलर की बड़ी कोशिका दिख रही है, इसे हम बोलते हैं आधारीय कोशिका। क्लियर है बात। तो छोटी वाली भुड़ीय कोशिका और बड़ी वाली आधारीय कोशिका किससे बनी है, ये निषिक्तांड से जब इसमें विभाजन हुआ तब ये बनी है। अब याद रखिएगा, हम सबसे पहले बात करेंगे इस आधारीय कोशिका की। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये भुड़ीय कोशिका आपको यहाँ पर दिखाया गया है। अब इस ये जो आधारीय कोशिका है इसमें होता है विभाजन, यानी कि इसमें लगातार कैसा होगा, विभाजन होगा, और जिससे 6 से 8 कोशिकाओं का एक बोल सकते हैं सीरीज बन जाएगा, एक श्रृंखला बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा ये आधारीय कोशिका है जिसमें विभाजन हुआ है, और ये 6 से 8 कोशिकाओं का एक समूह बन गया है।
इनमें से जो ऊपर की सबसे बड़ी सबसे ऊपर वाली कोशिका है, ये जो भुड़ीय कोशिका के संपर्क में है, इसको बोला जाता है अधास्फीतिका कोशिका। और ये सबसे नीची वाली कोशिका जो है, इसे बोला जाता है चूसक कोशिका। क्लियर है बात? तो चूसक कोशिका सबसे नीचे होता है और जो अधास्फीतिका कोशिका होता है ये भुड़ीय कोशिका के संपर्क में होता है। और ये जो पूरी कोशिकाओं का समूह है, इसे बोला जाता है निलंबक कोशिका, या इसी को इंग्लिश में सस्पेंसर बोला जाता है। अब इसे सस्पेंसर क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे का रीजन आप लोग याद रखिएगा कि ये जो आपका मिल रहा है निलकतांड, ये किसके अंदर मिल रहा है? भ्रूणकोश के अंदर मिल रहा है। अब भ्रूणकोश के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि भ्रूणपोष भी मिल रहा है, यानी कि जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था वो भी प्रेजेंट होता है और उसमें बहुत ज्यादा पोषण होता है, आपका न्यूट्रिशन होता है। तो इसीलिए ये जो सस्पेंसर की सेल है, ये जब विभाजन करती है तो इससे ये भुड़िया कोशिका ऊपर की तरफ उठती है और लगातार ऊपर की तरफ उठने की वजह से ये जाकर धस जाती है किसमें? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में, यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के अंदर, जिसकी वजह से इसको बहुत सारा पोषण प्राप्त हो जाता है और इसमें आगे विभाजन होता है। तो इसके विभाजन किस तरीके से होता है आप आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से ये क्या बना लेता है? निलंबक या सस्पेंसर बना लेता है। अब आगे आप देखेंगे तो इस सस्पेंसर की जो सबसे नीचे वाली कोशिका है चूसक कोशिका, ये क्या होता है? इस भ्रूणकोश से बाहर निकल आती है। ये क्या है? ये जो आपको ब्लैक कलर की संरचना दिख रही है भ्रूणकोश, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है? ये भ्रूणकोश है, यानी कि एम्ब्रियोसक है। और इस एम्ब्रियोसक में ये जो ऊपर वाली कोशिका है द्विकेंद्र की आपको दिख रही है, ये क्या है? भ्रूणकोश है, यानी कि एंडोस्पर्म है। क्लियर है? इसके बाद ये आपको जो दिख रही है भ्रूणीय कोशिका है, ये ऊपर वाली रेड कलर की भ्रूणीय कोशिका है। अब ये भ्रूणीय कोशिका किसमें धस गई है? जाकर के इस भ्रूणपोष में धस गई है, जिसकी वजह से इसको पोषण मिल रहा है। अब आप देखेंगे तो ये नीचे वाला पूरा का पूरा पोर्शन क्या कहलाता है? निलंबक कोशिका या सस्पेंसर कहलाता है। इसी ने ही इस भ्रूणीय कोशिका को ऊपर की तरफ उठाया हुआ है। और इस निलंबक की सबसे आखिरी कोशिका है चूसक कोशिका। अब ये चूसक कोशिका क्या करती है? तो याद रखिएगा ये भ्रूणकोश से बाहर निकल आती है, यानी कि आपको दिख रहा होगा ये भ्रूणकोश से बाहर निकल आई है और भ्रूणकोश के चारों तरफ मिलता है बीजांडकाय कोशिकाएं। इन बीजांडकाय कोशिकाओं को ये अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण इसका सारा पोषण किसे मिल जाता है? इस भ्रूणीय कोशिका को मिल जाता है। तो याद रखिएगा कभी कभी ये बीजांडकाय कोशिकाओं का कुछ अंश रह जाता है, कहां पर? इस बीजांड में। तो उस बचे हुए अंश को बोला जाता है परिभ्रूणपोष, यानी कि पेरिस्पर्म बोला जाता है। और ये अवस्था पाई जाती है किसमें? तो अरंड नामक पौधे में ये अवस्था देखने को मिलती है। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं इस भ्रूणीय कोशिका की, क्योंकि इसे बहुत सारा पोषण मिल चुका है। अब ये भी करेगा क्या? विभाजन। तो आप यहाँ पर देखिएगा ये जो भ्रूणीय कोशिका है ये करता है विभाजन, जिससे 4 स्तर ऊपर की तरफ बन जाते हैं, 4 कोशिकाओं का स्तर, और 4 कोशिकाओं का स्तर नीचे की तरफ बन जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो 4 कोशिकाओं का स्तर ऊपर की तरफ बना है, इसको बोला जाता है आधारीय कोशिका, सॉरी अध्याधार कोशिका। और ये जो 4 कोशिकाओं का स्तर नीचे बना है, इसको बोलते हैं आधारधार कोशिका। तो 2 तरीके की कोशिका बनती है, एक अध्याधार कोशिका बनती है और दूसरा आधारधार कोशिका बनती है। अब इसमें आपको देखना है जो अध्याधार कोशिका है ये बनाता है आगे जाकर के परांकुर, यानी कि पल्म्यूल का निर्माण करता है, और पल्म्यूल से आगे जाकर के क्या बन जाता है? सूट, यानी कि प्रारोह बन जाता है। तो प्रारोह क्या होता है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पौधे का जो भूमि के ऊपर वाला सारा पोर्शन होता है उसे हम प्रारोह बोलते हैं या सूट बोलते हैं। तो सूट का निर्माण हुआ है परांकुर से, और परांकुर बना है किससे? अध्याधार कोशिका से, जो कि भ्रूणीय कोशिका के विभाजन से बना था। अब बात करते हैं आधारधार कोशिका की। तो अगर आधारधार कोशिका को देखा जाए तो ये आगे जाकर के बनाता है मूलांकुर, जिसे हम रेडिकल बोलते हैं, और मूलांकुर आगे जाकर के किसका निर्माण कर देगा? मूल का या रूट का, जिसे हम जड़ बोलते हैं। तो मूलांकुर बना है मूल बना है मूलांकुर से, जिसे रेडिकल बोलते हैं, और मूलांकुर किससे बना था? आधारधार कोशिकाओं से। क्लियर है इतनी बात? तो ये सारी बातें आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है? द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास होता है। अब बात करते हैं एक बीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास किस तरीके से होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसमें भी क्या होता है? ये निषिक्तांड अवस्था पाई जाती है, यानी कि ऊस्पोर अवस्था देखने को मिलती है। अब इस ऊस्पोर में क्या होगा? विभाजन होगा, जिससे इसमें भी 2 कोशिकाएं बनेंगी। ऊपर वाली जो रेड कलर की कोशिका दिख रही है इसे हम बोलते हैं भ्रूणीय कोशिका, और नीचे वाली जो कोशिका है इसे हम निलंबक या चूसक कोशिका बोलते हैं। तो इसमें एक बात याद रखिएगा कि आपने देखा था कि भ्रूणीय कोशिका बना था इसमें, और इसमें आधारीय कोशिका बना था द्विबीजपत्री वाले पौधों में। तो जो आधारीय कोशिका था इसने किया था विभाजन, जिससे निलंबक या चूसक कोशिकाओं का समूह बना था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें ये जो कोशिका है आधारीय कोशिका, ये विभाजन नहीं करती है, बल्कि ये खुद आकार में बड़ी हो जाती है। आकार में बड़ी होने के कारण ये खुद किसकी तरह काम करती है? ये निलंबक या चूसक कोशिका की तरह कार्य करने लगती है, जिसकी वजह से ये सारा बीजांडकाय कोशिकाओं का पोषण ग्रहण करके किसको दे देगा? इस भ्रूणीय कोशिका को दे देगा। और भ्रूणीय कोशिका इस बड़ी होने के कारण निलंबक कोशिका के कहां पर जाकर धस जाती है? भ्रूणपोष में जाकर धस जाती है, जिसकी वजह से इसको ढेर सारा पोषण मिल जाता है। अब सेम वही प्रोसेस इसमें भी होगा। ये भ्रूणीय कोशिका करेगी विभाजन, जिससे 2 कोशिका बनेगी,
जो ऊपर वाली कोशिका दिख रही है इसे हम शीर्ष कोशिका बोलते हैं, और जो भुड़िया कोशिका के विभाजन से नीचे वाली कोशिका दिख रही है इसे हम बोलते हैं मध्य कोशिका। अब ये जो शीर्ष कोशिका है ये आगे जाकर के परांकुर का निर्माण करती है और परांकुर से प्रारोह बन जाता है, और ये जो मध्य कोशिका है ये मूलांकुर का निर्माण करेगी और मूलांकुर से आगे जाकर के मूल बन जाएगा। अब याद रखिएगा एक बीजपत्री पौधों में जो बीजपत्र होते हैं उनको बोला जाता है स्कूटलम। क्लियर है, इनके बीजपत्र को स्कूटलम बोला जाता है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। तो थोड़ा सा डिफरेंस था किसमें, एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण के विकास में। क्लियर है, इसमें क्या होता है, इसमें विभाजन नहीं होता है, और जो द्विबीजपत्री पौधे थे उसमें देखा गया था क्या, आधारीय कोशिका में विभाजन। तो ये सारी थी क्या, भ्रूण के विकास की प्रक्रिया। तो आपने आज देखा कि किस तरीके से भ्रूण का विकास होता है और भ्रूणपोष के प्रकार को भी आपने देख लिया है। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल पर जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।